नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत की सबसे पहली सुर्खियां आज सवेरे ही जब हम सब सो के उठे, पहली बार जब टीवी चलाया तो एक अत्यंत ही दुखद समाचार से सामना हुआ। भारत के सांस्कृतिक हस्ताक्षर, नृत्य कला में पद्म भूषण और अनेक विधाओं के धनी पंडित बृजमोहन मिश्रा, जिन्हें हम सब पंडित बिरजू महाराज जी के नाम से जानते हैं, उनके दुखद देहांत का समाचार मिला। उनका देहांत कला क्षेत्र का एक अपूरणीय क्षति है। उनका जाना कला क्षेत्र के एक युग का अंत है। पंडित बिरजू महाराज हमारे बनारस के रहने वाले थे। वही बनारस काशी, जिसे शंकर जी के त्रिशूल पर माना जाता है और जहां से देश दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी अभी संसद सदस्य हैं। हालांकि उन्हें उनकी जो परिचय है वो लखनऊ घराने के रूप में है, लेकिन उनका जन्मस्थान जन्मभूमि बनारस था। उस पवित्र शिव की नगरी बनारस के वो अलंकार थे और देश दुनिया में कला के एक अत्यंत ही पूजनीय हस्ताक्षर अमिट छाप थे। इंसान के चरित्र, इंसान के कर्म, पाप पुण्य सनातन धर्म में वर्णित है। सनातन धर्म को मानने वाले, चूंकि मैं सत्य सनातन धर्म का अनुयायी हूं, मेरा धर्म सनातन है, तो सत्य सनातन धर्म में मौत के प्रकार पर आपके जीवन के सार बताए गए हैं कि आपका मौत कैसे है, आपकी गति सदगति है या दुर्गति है। कहा जाता है कि स्वर्ग और नरक यही है, आप यही भोग करके जाएंगे। वो हम सब देख रहे हैं कि हम सब भूख से तड़प रहे हैं। कोई आदमी डॉक्टर के यहाँ जाता है कि डॉक्टर साहब क्या करें, मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, भूख बहुत लग रहा है, कुछ उपाय बताइए ताकि भूख कम लगे। और कोई आदमी उसी डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब बहुत खाता हूं तब भी भूख लगता नहीं है, कृपया भूख की दवा दीजिए, मैं कम खाता हूं। ये स्वर्ग नरक ही तो है। कोई आदमी इस सर्दी में ठिठुर रहा है, उसके पास एक कंबल नहीं है और किसी ने अलग अलग कंबल और अलग अलग कमरे का व्यवस्था रखा हुआ है, फिर भी उनको नींद नहीं आ रही है। ये भी सत्य सनातन में वर्णित है। खैर, आज सत्य सनातन पर बात नहीं है, बात है बिरजू महाराज के देहांत के तरीके पर। कहा जाता है कि बिरजू महाराज अपने मृत्यु के पूर्व संध्या पर, मतलब आज उनका तड़के सुबह, मतलब रात के शायद 2-2:30 बजे उनका दुखद देहांत हुआ हृदय गति रुकने से। उसके पहले जब वो शाम को सोए तो अपने नाती पोतों के साथ हंसते खेलते अंताक्षरी के साथ उमंग और आनंद के व्यतीत किए हुए पल के बाद वो विश्राम करने अपने संकट कक्ष में गए और उनका हृदय गति रुका। मौत का कोई न कोई बहाना होता है, ईश्वर अपने पर कलंक नहीं लेते। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने किसी को कहा होगा कि भगवान ने बुला लिया। लोग कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार थे, कोरोना था, कैंसर था, टीबी था, फलाना ढिमाका। आज तक किसी ने कभी ना तो कोई समाचार वाले कहा कि फलाने आदमी को ईश्वर ने बुला लिया, उनका टाइम समाप्त हो गया था और अब उनके कर्मों में रिचार्ज नहीं लिखा था, इसलिए रिचार्ज नहीं हुआ, उनका उद्योग बंद हो गया। ऐसा किसी ने नहीं कहा है। लेकिन मौत की सदगति देखने से लगता है कि पंडित बिरजू महाराज ने अपने पूरे जीवन निष्पाप और निष्कलंक व्यतीत किए हैं, क्योंकि इस तरह से हंसते खेलते अगर मौत होनी है तो ईश्वर सबको मौत इसी तरह की दे कि वो अपने भरे पूरे परिवार के साथ हंसते खेलते खुशी खुशी जाए, कोई बीमारी, कोई असाध्य रोग और बिस्तर पर पड़ करके सड़ते रगड़ते हुए ना जाए, क्योंकि मौत सत्य है, ये सबको आनी है। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। लेकिन उसको सलाम है, उसको प्रणाम है, बस ईश्वर मौत दे तो बिरजू महाराज की तरफ से हो। मैं बिरजू महाराज जी के सारे स्मृतियों को सादर नमन करता हूं और उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि काशी विश्वनाथ उनके आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।
जिस तरह से उमंग, आनंद और वैभव के साथ उन्होंने धरती लोक पर व्यतीत किया, उसी तरह से वो गोलोक में भी वास करेंगे। वहां भी गणिका को, उर्वशियों और मेनकाओं को नृत्य कला में पारंगत हासिल करने की विधा सिखाएंगे और भगवान इंद्र को अपने नृत्य से मनमोहित और आनंदित करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ उनको मैं अपनी हार्दिक संवेदना के साथ सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का हेडलाइन है कि भारत के राजनीति में गैर जरूरी मुद्दों, गैर जरूरी राजनीतिक मुद्दों पर बवाल, सवाल और तकरार, लेकिन जो जरूरी मुद्दे होते हैं उस पर बिल्कुल है इनकार। जैसे आपने देश में देखा होगा कि कोई राजनीतिक दल कहता है कि मैं अपना हक हम लेकर आएंगे, कोई कहता है कि मुझे दलित आरक्षण कहिए, कोई कहता है कि मुझे मुसलमान आरक्षण कहिए, कोई कहता है कि मुझे स्वर्ण आरक्षण चाहिए, कोई कहता है मैं क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, कोई कहता है पंडित एकता जिंदाबाद। किसी को देश में ब्राह्मण खतरे में लगता है तो किसी को क्षत्रिय खतरे में लगता है तो किसी को दलित खतरे में लगता है। मतलब अलग अलग चीजें खतरे में लगती है। किसी को स्वर्ण आरक्षण चाहिए तो किसी को दलित आरक्षण में और ज्यादा संख्या चाहिए। कोई कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वगैरह वगैरह। ये तो सब बताने की जरूरत नहीं है। जितने लोग देश में रहते हैं उन सबको पता है कि देश की मुख्य समस्या क्या है और किस प्रकार की है, और सबको मालूम है। मुझ अकेले को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, आपने देश के किसी भी राजनीतिक दल को किसी ऐसे मुद्दे को एड्रेस करते हुए सुना है जिससे पूरी दुनिया को रिलेट करे, पूरे भारतवर्ष को रिलेट करे? कोई एक राजनीतिक दल बता दिए जिसने एक फलाना मुद्दा उठाया है जिससे भारत का संपूर्ण नागरिक इफेक्ट हो रहा हो। जैसे कोई आदमी कहता है कि मैं मंदिर वहीं बनाऊंगा, इससे हिंदू इफेक्ट हो रहा है। मुसलमान को तो जरूरत नहीं, क्योंकि उसको मंदिर में पूजा नहीं करने जाना है। तो कोई कह रहा है कि मैं मंदिर को वापस पुनः बनाऊंगा, मस्जिद को, उससे हिंदू इफेक्ट हो रहा है। मुसलमान का तो बड़ा भला हो रहा है। कोई कह रहा है कि मुझे किसान आंदोलन में किसानों के बढ़े हुए फसल के लिए आपके साथ आंदोलन करूंगा, तो उससे किसानों को भला हो रहा है, लेकिन आम खरीदार का नुकसान हो रहा है। कोई कह रहा है कि मैं मराठा आंदोलन लूंगा, फलाना लूंगा। कोई कह रहा है कि मैं दलित आंदोलन के आरक्षण को और ज्यादा बढ़ाऊंगा क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, तो उससे बाकी लोगों का, मतलब किसी का नफा किसी का नुकसान हर मुद्दे पर है, हर मांग पर है। चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल का मांग देख लीजिए। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आप ऐसे मुद्दे नहीं उठाता जिससे भारत का संपूर्ण नागरिक प्रभावित हो रहा हो, जिससे भारत के सभी नागरिकों का फायदा हो रहा है। एक दो उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं आपसे तो अपने मोबाइल से बात कर रहा हूं, और बात करने में इंटरनेट का सहारा है। हालांकि मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन अब मोबाइल में इंटरनेट सबके पास है। मोबाइल के बगैर अब किसी चीज की कल्पना की ही नहीं जा सकती। मोबाइल और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है। कभी मोबाइल सिर्फ आने जाने और एसएमएस का व्यवस्था था, फिर उसमें मल्टीमीडिया आया, फिर उसमें 2G आया, 3G आया, 4G आया, और अब 5G भी आ गया है। मेरे पास जो मोबाइल है वो 5G है, और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास 5G वाईफाई की सुविधा है। इसीलिए इतना शानदार वीडियो और बिना अवरोध का वीडियो आप देख रहे हैं। इससे भी ज्यादा बढ़िया बेहतर स्पीड की नेट आ रहा है। तो बिना मोबाइल के अब कोई भी आदमी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अंग्रेजी कैलेंडर हो, हिंदी कैलेंडर हो, या कोई और रोमन कैलेंडर हो, 3-4 तरह की कैलेंडर देश दुनिया में इस्तेमाल होता है। हम 2 कैलेंडरों पर बात करें, हमारी हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर तो बहुत कम लोग, शादी विवाह और पंडितों के अलावा बाकी लोगों को इसकी बहुत ज्ञान नहीं है। लेकिन जो अंग्रेजी कैलेंडर, जिस कैलेंडर के वजह से आज 17 तारीख 17 जनवरी है, जिससे दुनिया ज्यादा इस्तेमाल करती है, उस कैलेंडर में भी 30 दिन, 31 दिन और फरवरी 28 और 29 दिन का होता है। ये दुनिया में यही माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल कंपनियों का महीना, चाहे वो जनवरी का महीना हो या फरवरी का महीना हो, 28 दिन का ही होता है। अब वो महीना और घट करके 23 दिन का हो गया। मतलब आप नौकरी करते हैं तो आपको 30 दिन पे 1 महीना का तनख्वाह। जैसे अगर आपका 10,000 रुपये तनख्वाह है तो 30 दिन नौकरी करने पर 10,000 है। फरवरी में करेंगे तो 28 दिन पर 10,000 है।
लेकिन मोबाइल अगर रिचार्ज करवाएंगे तो आप फरवरी में कराएं या जून में करवाएं, आपको 28 दिन के बाद आपको अगला रिचार्ज का ड्यू हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपने किसी भी राजनीतिक दल को मोबाइल कंपनियों के मनमानी पर कभी कोई मुद्दा बनाते देखा है कि भैया महीना 28 दिन की जगह 23 दिन का हो गया, ये कैसे कैलेंडर बदला? ये दुनिया में कब नोटिफिकेशन जारी हुआ कि अब एक महीना आपको 28 दिन में मान लिया जाएगा, अब 23 दिन का हो गया है मोबाइल कंपनियों का? क्या है, आपने इस पर किसी से बात करते सुना है? जब मोबाइल कंपनियां रिचार्ज करती हैं तो आपको मैसेज देती हैं कि आजीवन सिम फ्री, तो फिर ये हर महीने पहले 75 आया, 90 आया, अब 179 मतलब 179 रुपया, एक कम 180 में आप रिचार्ज नहीं करेगा तो आपका इनकमिंग भी अब बंद हो जाएगा। क्या है, आपने किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, मतलब भारत के सारे राजनीतिक दल, किसी आदमी का नाम रखने का क्या फायदा है? किसी को इस मुद्दे पर एक ट्वीट करते हुए देखा आपने कि किसी ने कहा है कि भाई ये तो बड़ा ज्यादती हो रहा है, पहले आपने कहा था कि मैं 75 रुपये में इनकमिंग फ्री, आउटगोइंग का चार्ज लगेगा, अब इनकमिंग मतलब आपको फोन चलाते रहने के लिए 180 रुपये मिनिमम देना पड़ेगा। आपका फोन चले ना चले, आप अभी रिचार्ज करा दीजिए, फोन को 1 महीने तक स्विच ऑफ कर दीजिए, उसके बाद वो अगले महीने तक वो स्विच बंद हो जाएगा, क्योंकि कहेगा कि जी आपका महीना पूरा हो गया, 180 रुपये दीजिए। क्या इस पर, इसकी लूट की छूट पर किसी भी राजनीतिक दल को एक ट्वीट करते हुए, एक मुद्दा पर एक बात करते हुए कहा है? इससे दुनिया के नहीं, पूरे देश भर के लोगों को इफेक्ट होगा। अगर कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाता है तो उससे हर जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, एरिया सबको एक समान असर करेगा, क्योंकि मोबाइल तमिलनाडु में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, कलकत्ता में भी है और केरल में भी है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल मोबाइल कंपनी के इस मनमानी पर एक शब्द नहीं बोलता। दवा कंपनियों के दाम आजकल नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जन औषधि अब बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है। जो दवाई 40 रुपए में जन औषधि में मिलता है वो 400 रुपए में मार्केट में मिल रहा है, लेकिन जन औषधि की दुकान पर ताला लग रहा है और बाहर के दुकान पर लाइन लग रहा है कि आप मेरा पहले दे दीजिए, मेरा पहले दे दीजिए। आजकल 2 ही दुकानों पर लाइन है, एक शराब के ठेके पर लाइन है और एक दारू के और एक दवा के दुकान पर लाइन है। जन औषधि वाला खाली बैठा हुआ है कि कोई आ जाए, जिस तरह से वो दूध वाला पनीर लेकर के बैठा हुआ है कि दूध, पनीर, बिस्कुट, खीर हमारे पास पड़ा हुआ है, आप आइए, ग्राहक का इंतजार कर रहा है। लेकिन दारू के दुकान पर लाइन लगी हुई है। लेकिन दारू के भी मनमानी दाम बढ़ने पर क्या किसी राजनीतिक दल वाले को दाम पर बवाल करते सुना है आपने? देश में, मैं देश की राजधानी दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल हर घर के सामने दारू की दुकान खोलने की परमिशन दे दिया और भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है, लेकिन दारू के बढ़े हुए दाम पर कभी विरोध सुना? दवा की जो अनाप शराब दाम बढ़ रही है, क्या इस पर आपने कभी किसी राजनीतिक दल वाले को आंदोलन करते हुए सुना है? यही चीज जो दुनिया में हर जगह से, जो भारत के हर नागरिक को इफेक्ट करेगा, उस पर कोई राजनीतिक दल बवाल नहीं करता है। ऐसा क्यों है, ये आपको चर्चा, बस थोड़ी देर आपके सामने रखूंगा, बताता हूं कि ऐसा क्यों है। मित्रों, असल में क्या है कि मैं राकेश सिंह परमार हूं, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। ये ब्राह्मण है। एक आदमी आएगा, कहेगा कि देखिए पंडित जी लोगों ने देश को नुकसान पहुंचाया है, मनुस्मृति में पंडित जी ही हमारे जात को तोड़ने का फर्ज, और मैं फर्ज याद करूँ, या ठीक कर रहे थे, हम प्रेमनाथ दीदी जी को क्यों मानेंगे, पंडित है, मैं क्षत्रिय हूं, वो तुरंत हम इस पर इफेक्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर मोबाइल की बात आएगी तो जो आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी के पास मोबाइल है वो भी मेरे पास है, उनको भी 28 दिन में रिचार्ज करवाना है, मेरे को भी करना है, तो दोनों आदमी इफेक्ट करेगा। राजनीतिक दल इस मुद्दे को नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मेरे और प्रेमनाथ द्विवेदी जी का लड़ाई में फायदा है, क्योंकि हम दोनों आदमी लड़ेंगे तो हम ये प्रश्न नहीं करेंगे कि भाई जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा है कि भाजपा रूपी नाग और आरएसएस रूपी सांप को ये स्वामी प्रसाद रूपी मौर्य निगल जाएगा, उससे ये कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि यार भाई तू धरती का सबसे अव्वल दर्जे का कमीन आदमी है जो नाग और सांप के बीच अपने बेटी को छोड़ के आ गया। मतलब आदमी नाग, सांप, विष, विषैले के बीच अपने परिवार, बच्चों को सबसे पहले हटाता है, तब जाता। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। घर के गार्जियन को पता चलता है कि भाई यहाँ पर कोई खतरा है तो परिवार के लोगों को पहले हटाता है, फिर बाद में हटता है, बचा कर आता है। लेकिन
उसने नाग और सांप, खुद ने टीवी बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य बोला, मेरे लिए भाजपा आरएसएस नाग सांप नहीं है, मेरे लिए तो भारत के राजनीतिक दल है और एक सामाजिक संस्था है, मुझे उनसे कोई ऐतराज नहीं है। दोनों ही देश के राष्ट्रभक्त लोग हैं और देश हित की बात करते हैं। हालांकि मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं उसमें भारतीय जनता पार्टी भी मेरे मुद्दे को रिलेट नहीं करती, वो भी जनभावना के साथ बात करती है, वो एक मुद्दा है। मुद्दा यह है कि हमको आपस में लड़ाया जाएगा, तभी तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं पूछूंगा कि भाई जो भाजपा नाग और आरएसएस सांप है, नाग और सांप के बीच तूने अपनी बेटी को छोड़ दिया है, उसको एक तरफ से नाग डस रहा, दूसरे तरफ से सांप डस रहा, वो तो बेचारी मर जाएगी, और तू जाकर के मौज ले रहा भाई, साइकिल के पिछवाड़े जाकर के बैठ रहा है। ये नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि जैसे पूछेगा स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह के सिंह परमार क्षत्रिय है, इसी का तो मैं विरोध कर रहा हूं मित्रों, अनुसूचित जाति दल या विरोधी है ये, और हम आपस में लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जीते तो फायदा है और अखिलेश ना जीते तो डबल फायदा है। राजनीतिक दल लोग डबल सेफ गेम लेकर के चलते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सामाजिक न्याय की बात करेगा जिससे सब लोगों को फायदा होगा, तो अगर भाजपा में उसकी बेटी फायदा ले रही है, जो आईडी ईडी सीबीआई वगैरह के जो छापा छुपा पड़ने वाला होगा उसको शेल्टर के लिए उसकी बेटी भाजपा में पड़ी है, और अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार 1% नहीं आती, जिसके दूर दूर और बहुत दूर तक कहीं कोई चांसेस नहीं है, आ रही है भाजपा ही, तो स्वामी प्रसाद मौर्य वहां अपना अखिलेश के पास है मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के लिए। मतलब बेटी भाजपा में है और बाप कांग्रेस में है, और अगर मान लो मायावती का थोड़ा सा लहर चलेगा तो बेटा उसका मायावती में चला जाएगा, पूछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए राजनीतिक दल के लोग हमको आपस में लड़वाने और भावना भड़काने के मुद्दे को उठाते हैं। मोबाइल का मुद्दा इसलिए नहीं उठाते क्योंकि मोबाइल कंपनी वाला मायावती को भी चंदा दे रहा है, मुलायम सिंह को भी चंदा दे रहा है और मोदी जी को भी चंदा दे रहा है। वो तीनों लोगों को सामान्य रूप से चंदा दे रहा है, उसका तीनों चार मतलब भारत के हर राजनीतिक दल पर अपना वर्चस्व है। एक तरह से कहे तो उसने खरीद रखा है। जरूरी मुद्दे पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। राजनीतिक दल भी आपस में एक दूसरे पर चर्चा नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं, आप समझ में आ जाइएगा। ये चुनाव के पल इन सब चीजों को याद रखना बड़ा जरूरी है। दिल्ली में अचानक 8 रुपया सीएनजी की दाम बढ़ गई, और जिस दिन बढ़ा मैं उसके 4 दिन पहले ही अपने गाड़ी में सीएनजी किट लगवाया था कि अब पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, सीएनजी लगा लेते हैं, 12 रुपये किलो है। उस वक्त 12 रुपये 40 पैसा किलो था। मुझे खूब बढ़िया से याद है जिस दिन मैंने सीएनजी किट लगवाया था अपने गाड़ी में, इस सुविधा के लिए कि 12 रुपया में मैं पार्लियामेंट की तरफ चला जाऊंगा। 15-16 किलोमीटर मेरे घर से पार्लियामेंट पड़ता है, जो लुटियन में हम लोग आमतौर पर रहते हैं। तो 12 रुपये में जाऊंगा, 12 रुपये आऊंगा। 12 रुपया तो अगर बस में भी जाऊंगा तो लग जाएगा, और अपना गाड़ी में पेट्रोल में थोड़ा सा बढ़ता है। मैं लगवाया, उसके दूसरे दिन 8 रुपये दाम बढ़ गया, और समाचार में बताया गया कि भाई कॉमनवेल्थ गेम में जो खर्च हुआ है उस घाटे को पूरा करने के लिए सीएनजी का दाम बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की बजट डिस्टर्ब हो गई है। चलिए मान लिया आपकी बात, भाई शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ घोटाले में बहुत सारा मौका दिया था लोगों को घोटाला करने का। शीला दीक्षित के सतार जाने का एक बहुत बड़ा कारण कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले का उजागर होना भी है। चलो कोई बात नहीं, वो तो देश की जनता भुगतेगी, राजनीतिक दल तो भुगतता नहीं है। लेकिन ये कॉमनवेल्थ गेम हुए भी कई साल हो गया, और घोटाला कोई 1000, 2000, 10,000, 50,000, 20 लाख और 1000 करोड़ रुपया का नहीं था कि इतने दिन तक लिया जाए। शीला दीक्षित के करप्शन का क्रेडिट लेकर के केजरीवाल तीसरी बार सरकार बनाया है, लेकिन सीएनजी का दाम 50 पैसा कम करने का बजाय बढ़ाता ही जा रहा है। आज सीएनजी का दाम 50 पार कर गया है दिल्ली में, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अब तक कॉमनवेल्थ गेम का दाम वसूल नहीं हुआ जिसको कहा गया था। अब मजे की बात यह है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव में इसको मुद्दा बनाती है कि जब अचानक 8 रुपया बढ़ा था कॉमनवेल्थ गेम घोटाले के नाम पर, तो उसको घटा क्यों नहीं रहा। ना ही उसको कांग्रेस पार्टी अपना मुद्दा बनाती है, ना भाजपा बनाती है। आम आदमी काहे बनाएगा, तो सरकारें में, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा होगा। क्योंकि सीएनजी मुसलमान की गाड़ी में भी पड़ता है, हिंदू की गाड़ी में भी पड़ता है, बलिया वाले राकेश परमार की गाड़ी में भी पड़ता है, तो बम्बा वाले साटन साहब की भी गाड़ी में पड़ता है।
मतलब सीएनजी हर गाड़ी वाले में लगता है जिस पर सीएनजी किट लगी हुई है। इसमें कोई जात धर्म क्षेत्र तथा संप्रदाय नहीं है। इसीलिए कोई राजनीतिक दल किसी ऐसे मुद्दे को अपना मुद्दा नहीं बनाता जिससे सभी लोग प्रभावित हों, पूरा भारत वर्ष जिससे लाभान्वित हो। इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया जाता है। लेकिन हम तो उठाएंगे। हमारा तो नारा ही है कि जो कहीं नहीं है वो यहाँ है। जिस मुद्दे पर कहीं कोई चर्चा नहीं है उसको हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ निष्पक्ष और निष्काम भाव से चर्चा होता है। मित्रों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप देखिए, मेरा हर बार एक ही स्लोगन होता है कि अगर आप नहीं बोलिएगा तो नेताओं को लगेगा कि भाई कोई बोल नहीं रहा है तो हमें क्या पड़ी है बोलने की, लूटते जाओ। इसलिए सबसे जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बोलिए। आपका बोलना पता चलेगा। एक मेरे 130-135 करोड़ में मैं एक बोल रहा हूं, आदरणीय प्रेम देवदी जी देख रहे हैं, 10-15 ग्रुपों में शेयर करते हैं, 10-50-100 लोग और देख लेते हैं और सभी के सभी मनोरंजन के लिए देखते होंगे। कोई कहता होगा ये क्या बिना दाढ़ी बनाए हुए आदमी सुन लेते हैं, अच्छा ऐसा अगर छोड़ यार क्या प्रॉब्लम, बोला और आगे निकल गया। क्योंकि एक आदमी को भी अगर मेरा मुद्दा हिट कर जाएगा तो वो कहेगा यार ये तो ठीक कर रहा है, तो वो खुद भी बोलेगा। और अगर खुद नहीं बोलेगा तो मेरे वीडियो को शेयर कर देगा, भाई उसके तरफ से बात चला जाए। क्योंकि आपके नोटिफिकेशन आएगा ना कि प्रेमनाथ देवदी शेयर द वीडियो, तो प्रेमनाथ देवदी जी का आवाज होगा। तो उस तरह से भी कोई नहीं करता है तो सरकार को क्या दबाव पड़ेगी? क्योंकि सरकार देखता है कि सरकार देखती है कि कौन बात को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। आप देखते होंगे कोई मुद्दा हाईलाइट हो जाता है तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। निर्भया बलात्कार केस का आपने देखा होगा, इंडिया गेट पर जगह ही नहीं रह गई थी, सरकार को कड़ा कानून बनाना पड़ा। उसी तरह से और कई मुद्दे हैं, मैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करता, क्योंकि जब लोग मांग करेंगे तो भी तो सरकारें मानेंगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अब माँ की ममता से बड़ा ममता नहीं है। उसके लिए उदाहरण है कि वो माँ जो ममतामय रूप है उसका कोई मुकाबला नहीं है, माँ का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो भी अगर बच्चा नहीं रोता तो दूध नहीं पिलाती है। तो ये तो सरकार है जो निष्ठुर और निर्दयी है, उसका माँ के ममता से कहाँ मुकाबला है? तो उसके सामने आप रोइएगा नहीं, गिड़गिड़ाइएगा नहीं, चिल्लाइएगा नहीं, अपना आग झकझोर के मांगिएगा नहीं, तो कहां से देगी? तो आप उसको बताइए कि भाई मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप अयोध्या में दीपोत्सव मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम सैफई में नंगा नाच से तो बढ़िया दीपोत्सव है, हमको बड़ी खुशी है। लेकिन आप कहिए कि हमको मोबाइल का 23 दिन का भी तो अखड़ रहा है, मोदी जी इस पर भी तो चर्चा करिए। इस पर भी तो कहिए कि मोबाइल वाला अनाप शनाप दाम बढ़ा रहा है। ये आजकल अब तो खैर जब से नेट आया हुआ है तब से तो हमारे टेलीविजन में समाचार ही नेट पर ही चल रहा है। जो हमने वाईफाई लगाया उससे मेरा समाचार भी चल रहा है। लेकिन एक मेरे ही घर में समाचार से तो पूरी दुनिया नहीं चलती ना। ये जितने डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, वो जब सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में बोल रहे थे उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मुझे उनका अक्षरशः याद है कि अध्यक्ष महोदय ये जो सेवा हम ला रहे हैं इससे जो चैनल देखना चाहेगा वही देखेगा। तो मुझे सुषमा स्वराज की बात बहुत अच्छी लगी कि यार सुषमा जी ठीक कर रही हैं। जब मैं केबल खोलता हूं तो 175-76 चैनल आता है, जिसमें मैं तो किसी को देखता नहीं, 1 या 2 देखता हूं। मैं समाचार देखता हूं, मेरी पत्नी कॉमेडी डांस और एक आध सिनेमा देख लेती है, बाकी तो ओंगल पोंगल ओंगो पोंगो टोंगो ये सब बेमतलब आर्टून कार्टून सार्टून बेकार है। तो मेरे ऊपर तो दाम कम हो जाएगा। तो मैं बोला अगर 50 रुपये एक चैनल का होगा तो 100 रुपया लगेगा, बचेगा मेरा। मुझे बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन जब केबल वाला है बोला कि नहीं वो टीवी में बोलने के लिए, पार्लियामेंट में बोलने के लिए ठीक है, पैकेज है 175 रुपये से नीचे का तो है ही नहीं है। आप एक भी लीजिएगा 175 ही होगा। आप पैकेज लीजिए, धमाल पकमा पैक, समाला पैक, फलाना पैक, फलाना पैक। हमने बोला जी सुषमा स्वराज ऐसा बोला, तो बोला सुषमा स्वराज से पूछो, नहीं हो तो केबल कटवा दो। उस वक्त ये नेट वाली सुविधा नहीं थी, इसलिए मजबूरी में केबल रखा गया। अब 175 वाला केवल 625 रुपया तक आ गया था, तब मैंने केबल कटवाया था कि मैं नहीं लूंगा। फिर मैं टाटा का वो डिश फ्री लिया समाचार के लिए, और अब तो नेट आ गया तो सारे चैनल आ गए। मतलब 175 वाला 650 तक आ गया है। अब आप सोच लीजिए कि सरकारें कैसे आपको लूटती हैं और उसमें विपक्ष उसका कितना मदद करता है। ना तो सरकार उसको मुद्दा बनाती है ना विपक्ष बनाता है। और इस पर कहीं कोई राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा में नहीं डालता है कि मैं ये डीटीएच सर्विस के मनमानी पर आपका मुद्दा उठाऊंगा पार्लियामेंट में और इसका दाम कम कराऊंगा। इस पर कभी कोई राजनीतिक दल नहीं बोलता। वही मोबाइल का हाल है।
पहले नरेंद्र मोदी जी ने आधार से मोबाइल को लिंक करवाया, बैंक में आपका जनधन खाता खुलवाया, बड़ा अच्छा है। अब हर आदमी जो आज तक बैंक में जाने की हिम्मत नहीं करता था, उसके पास पासबुक है। अब वो बोला कि आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा, वो एसएमएस आप को कोड बताएंगे तो आपका ट्रांजैक्शन होगा। चलो, लोगों को लगा कि यार अच्छी बात है, कोई आदमी मेरा फर्जी साइन करके लगाएगा, बैंक से फोन आएगा। तो मतलब हर आदमी के लिए मोबाइल मैंडेटरी कर दिया, चाहे आप मोबाइल आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हो मोबाइल वो ओपीटी आएगा, बैंक ट्रांजैक्शन करते हो मोबाइल वो ओपीटी आएगा, टीका के लिए ये जो कोरोना टीका लगाएंगे उसका भी आपको मोबाइल पर ही ओपीटी आएगा। मतलब अब आपका मोबाइल आपके जीवन का अंग बन गया, बिना मोबाइल का आप जीवन नहीं है। मतलब आप कोरोना का टीका नहीं लगा सकते अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप रेल का टिकट नहीं बुक कर सकते अगर आपके पास मोबाइल नहीं है। तो मतलब मोबाइल पहले है, आपका जीवन बाद में है। जीवन क्योंकि जब कोरोना का टीका लगेंगे तभी तो जिएंगे, और अगर मोबाइल नहीं होगा तब टीका नहीं लगवाएंगे। इतना मोबाइल को मैंडेटरी कर दिया है, जीवन का अभिन्न अंग बना दिया। और अब जब अभिन्न अंग बन गया सरकारों की मदद से, तब मोबाइल वाला कहता है कि भाई ₹250 ₹280 दीजिए, ₹180 दीजिएगा, तब जाकर के आपका मोबाइल 1 महीना तक ओपीटी देगा। मतलब 9 18 मतलब 18 तो नहीं 18 मतलब 180 रुपये का 30 30 3 90 30 318 6 रुपया रोज के हिसाब से आपका बेमतलब का इस्तेमाल है। अगर आपका एसएमएस ना आवे तब भी। अब आप जोड़ लीजिए कि आपका मोबाइल आपके पास है तो 6 रुपया रोज का खर्चा है। 6 रुपया में आप अपने बैंक में पैदल चले जाइएगा पूछने के लिए, कहने के लिए कि मैंने चेक काटा था, लेकिन सरकार आपके मोबाइल पर रोज 6 रुपया के हिसाब से लगा दी है। बात करे ना करे वो अलग है, बात करने के लिए नहीं है। बेमतलब का 6 रुपया लगा दिया, आपने फोन खरीद लिया है, सिम ले लिया है, 6 रुपया रोज मोबाइल कंपनी को दीजिए। लेकिन कोई राजनीतिक दल इसको नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये देश भड़काऊ नारा, लड़ाऊ नारा और तरह तरह के विभाजनकारी नारों से बचे और असली मुद्दों पर आपका बात हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आदरणीय प्रेरणा द्विवेदी जी की तरफ से अब भी अपना आशीर्वाद के साथ अपने अपने सभी समूह में शेयर करें, ताकि सरकार को ये पता चले, राजनीतिक दल को पता चले कि लोगों को ये बात समझने लगे है, समझ आने लगी है कि भाई मुद्दा मेरे लिए क्या जरूरी है। मुद्दा रोजमर्रा के जिंदगी जो मेरे को सीधा इफेक्ट कर रहा है, हर जात धर्म क्षेत्र संप्रदाय समाज, वो वाला महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वो भड़काऊ मुद्दा है जिसका मेरे को कोई मतलब नहीं है। कैराना में एक विधायक की उम्मीदवार गिरफ्तार हुआ, बिल्कुल जरूरी मुद्दा है। कैराना में लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए, देश का हिस्सा है। कोई भी आदमी अपने जन्मभूमि को किसी के डर से भागे, ये एकदम जरूरी नहीं है। लेकिन 1% मान लो मेरे बलिया में तो नहीं आया है ना, तो मेरा बलिया का मुद्दा अलग होना चाहिए, कैराना का अलग होना चाहिए। लेकिन समाचार पर तो कैराना छाया हुआ है इस बात को, लेकिन समाचार पर यह कहीं नहीं छाया हुआ है कि मोबाइल कंपनी वाला अब आपको 180 रुपया के लिए 6 रुपया रोज पर मजबूर कर दिया है, आपको देना ही देना है। मित्रों, इन सब गैर जरूरी चीजों को समावेश करने से पहले जरूरी चीजों की समावेश हो, इसके लिए जरूरी है कि आप आवाज उठाएं और सरकारों को सुनाएं, तभी जाकर के आपके मतलब का मुद्दा होगा। और आपके मतलब का मुद्दा होगा तभी आपके मतलब का समाधान होगा, जो आपके जरूरी समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, मैं तो उठाता रहूंगा और आपसे निवेदन करता रहूंगा कि कृपया आप मेरा मदद करें, मेरे को आशीर्वाद दें, मेरे को अपना स्नेह दें और अपना वीडियो मान करके इसको शेयर करें, ताकि सरकार आपकी आवाज मान करके मेरी आवाज को सुने। जय हिंद, वंदे मातरम।